हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो पढ़ाया है वो सब तुमने पढ़ ही लिया होगा। तो बेटा, हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने आपको सब चीज़ें बता दी थी। मैं जो स्टार्टिंग का उसका पोर्शन था जिसमें था आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो हमने नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर बच्चों ने कहा सर बता दिए, तो चलो वो भी अब तुम्हें बता देते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के क्लास में कुछ लॉज हैं जो हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसी बातें जो कोर्स में नहीं है बट पूछी जा सकती हैं। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसमें भी जो सबसे पहला लॉ हमें पढ़ना है बेटा वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखना बेटा, क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कोई तुमसे पूछ ले ये लॉ किसने दिया था, तो ये भी याद रखो, ये लॉ लेवोसियर ने दिया था। ठीक है, लिख लेना, इट वॉज प्रपोज्ड बाय लेवोसियर। और क्या कहा गया था इस लॉ के अंदर? जल्दी बताओ बेटा, ये तो 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या कहता है ये लॉ? ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, इट स्टेट दैट mass can neither be created nor destroy during any chemical or physical change। बात समझ में आ गई? कोई केमिकल रिएक्शन हो या फिजिकल रिएक्शन हो, लेकिन उसमें मास ना तो बन सकता है ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। यही कहती थी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब ये होगा तुम्हारा कि मास ऑफ प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन अगर है तो रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का भी होगा। तो मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है बेटा, याद रखना कि इसका मतलब क्या है। ये लॉ ये कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, या ये कह सकते हो मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई डाउट। क्लियर है यहाँ तक बात? एग्जाम्पल देख लो बेटा इसकी। एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा बेटा? यहाँ पर लिखा मैंने कार्बन। क्या लिखा? कार्बन। यहाँ क्या लिखा? O2। क्या मिला बेटा मुझे? यहाँ पर CO2 मिला। अब ये रिएक्टेंट था आपका, तो यहाँ पर कार्बन का मास कितना था बेटा? 12U। इसका कितना था? 32U। अब इसका कितना था बेटा? ध्यान से देखो, CO2 कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो यहाँ पर टोटल कितना आया बेटा? ये रिएक्टेंट का टोटल आया 44U। और ये भी कितना आ गया बेटा? 44U। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल आ गया। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत की बात तो नहीं, होनी भी नहीं चाहिए तुम्हें। ठीक है बेटा, और देखो एग्जाम्पल एक हाथ। देखो सेकंड एग्जाम्पल क्या थी हमारे पास? सेकंड एग्जाम्पल देखो, हमने यहां पर लिया CaCO3। जब हम इसको हीट करते हैं तो क्या होता है बेटा? ये देता है CaO प्लस CO2 गैस। इतना तो तुम्हें पता होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है इसके अंदर। कैल्शियम का 40 प्लस 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया बेटा? 100 हो गया ये। और यहाँ पर देखो इसका कितना था? 40 प्लस 16, इसका कितना था बेटा? यहाँ पर था आपका कितना? 12 प्लस 32।
ये पूरा भी कितना हो गया 100 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। तो याद रखना हमेशा कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन कहा मैंने, कोई भी रिएक्शन होगी तो उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होगा। लेकिन 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 क्या लेकिन कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये चीज सही नहीं है। क्या कहा मैंने, इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या थी बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम जानते हैं आइंस्टीन ने क्या कहा था, मास, उसने इक्वेशन दी थी मास एनर्जी इक्विवेलेंस, कि मास एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में, तो याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। रब कर देते हैं चलो ये। अब सेकंड हम बात करते हैं बेटा, सेकंड लॉ क्या था। सेकंड लॉ था आपका लॉ ऑफ, लिख लो सेकंड क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट, या कांस्टेंट की जगह डेफिनेट प्रोपोर्शन या कंपोजिशन भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये किसने दिया था, इट वॉज प्रपोज्ड बाई प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने ये दिया था, याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब ये लॉ क्या कहता है बेटा, जल्दी बताओ, कुछ पता है, पता होना चाहिए था क्योंकि 9th का लॉ है ये। तो सुनो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू, या इट स्टेट दैट, इट स्टेट दैट a pure chemical compound, a pure chemical compound always contain same element combined together in fixed ratio by mass, in fixed ratio by mass, irrespective of method of synthesis। क्या कहा गया इसके अंदर, कुछ आया समझ में तुम्हारे, आना चाहिए था कि जब भी कोई प्योर केमिकल कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड प्योर ही होते हैं, ठीक है बेटा, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, जब भी कोई प्योर केमिकल कंपाउंड बनेगा, सपोज मेरे पास H2 है, मेरे पास यहाँ पर O2 है, ठीक है, ये बना मेरे पास पानी H2O। अब ये जो H2O तुम्हारे पास बना है ना, इसमें देखो हाइड्रोजन का मास कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना था बेटा 16, रेशियो क्या आ गया 1:8। जब भी कोई प्योर केमिकल कंपाउंड बनेगा तो उसके अंदर जो एलिमेंट हैं, उसका रेशियो बाई मास फिक्स्ड होगा, चेंज नहीं हो सकता। पानी चाहे मेरे घर का हो, चाहे तुम्हारे घर का हो, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे टैप वाटर हो, कोई भी वाटर हो, उसमें जो रेशियो होगा ना, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो कितना होगा 1:8। क्लियर है, तो रेशियो कितना रहेगा 1:8। पानी कहीं का भी हो, रेशियो यही रहेगा। अब चाहे तुम हाइड्रोकार्बन को जला के जो वाटर मिले वो देखो, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के देखो, बात वही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेथड ऑफ सिंथेसिस, कैसे भी बनाओ लेकिन रेशियो सेम रहेगा। ऐसे ही तुम यहाँ देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारा लिया कार्बन लिया प्लस O2 लिया, क्या बना बेटा CO2 बना। इसमें ध्यान से देखो, कार्बन पे कितना था, कार्बन का था कितना 12, इसका कितना था 32, कितना आ गया बेटा, इसका रेशियो आ गया आपका 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी बने, कैसे भी बने, उसका रेशियो बाई मास कितना होगा, उसका रेशियो बाई मास होगा 3:8। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहे तुम कार्बन और डायमंड लो और उसका कंबशन कर दो तब भी ये बनेगा, हाइड्रोकार्बन का कंबशन करोगे तब भी ये बनेगा। जब तुम
जब CO2 बाहर निकालोगे तो जो रिस्पिरेशन में होगा उसका भी क्या बनेगा, यही बनेगा। कुछ भी करो, लकड़ी को जलाओ उसका भी ये बनेगा। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो, मेरे पास अगर हाइड्रोकार्बन है CH4, मैंने कंबशन करा, क्या मिलेगा मुझे, CO2 प्लस H2O। अब इसमें भी कितना होगा, इसमें भी 3:8 होगा, और वाटर का कितना होगा, 1:8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी कंपाउंड कहीं भी बने, कैसे भी बने, उसका रेशियो बाय मास फिक्स्ड होगा। क्लियर। लेकिन यहां पर भी लेकिन आ गया, रिमार्क या लिमिटेशन क्या थी इसकी बेटा, कि अगर तुम्हारे पास आइसोटोप है तब ये लॉ ओबे नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, याद रखना किसकी नहीं ओबे नहीं होगा, ये आइसोटोप्स की नहीं है। अगर मेरे पास H2O है, ठीक है, और एक मेरे पास है H2O, यहां पर जो H है वो क्या है, प्रोटियम, और यहां पर जो H है वो क्या है, ड्यूटेरियम। तो यहां पर रेशियो कितना होगा, यहां पर होगा आपका 1:8। और यहाँ देखो, इधर देखो ध्यान से, यहाँ इसका 2 था, ये 16 था, 1:8। इसका कितना हो जाएगा बेटा, मास 4 है, 2 का 4, 16, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1:4। तो याद रखना, अगर दो अलग अलग जो कंपाउंड है उसमें अलग अलग आइसोटोप्स हैं तो मास, तो ये लॉ ओबे नहीं करेगा, ये लॉ फेल हो जाएगा। ऐसे हम जानते हैं कार्बन का कार्बन 12 हो सकता है, और CO2 में कार्बन 13 या कार्बन 14 हो सकता है। तो यहाँ पर भी ये लॉ ओबे नहीं करेगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना, छाप लो चलो इसको भी फटाफट। सही है, तो याद रखना इसकी लिमिटेशन क्या है, आइसोटोप्स, एलिमेंट हैविंग आइसोटोप्स डू नॉट ओबे दिस लॉ प्रॉपरली। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे की। इसके आगे क्या था, नेक्स्ट था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था बेटा, ये दिया था डेल्टन ने दिया था। ठीक है बेटा, याद रखना, भूलना नहीं है, किसने, डेल्टन ने दिया था ये लॉ। क्या कहा था, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन, पहले स्टेटमेंट ही सुन लो इसका, इट स्टेट दैट व्हेन 2 एलिमेंट combined to form 2 or more than 2 compound, 2 or more than 2 compound, then the mass of elements, the mass of element that combined with fixed mass of another element should be in simple ratio, should be in simple ratio या should be in simple whole number ratio। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तुम्हारे ये। लेकिन दोबारा स्टेटमेंट देखो क्या कहा गया, when 2 element combine to form 2 or more than 2 compound, जब भी दो एलिमेंट कंबाइंड होंगे आपस में, और हम मुझे क्या देंगे, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, ठीक है, ये तो कहा गया। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हम एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होके मुझे 2 कंपाउंड देते हैं, H2O और H2O2, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सुन लो ध्यान से, when 2 element combine to form 2 or more than 2 compounds, then the mass of one element, one तो लिखना भूल ही गए, then the mass of one element that combined with the fixed mass of other element should be in simple whole number ratio। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इसका मास कितना है बेटा, 2 है, ठीक है, इसका कितना था आपका, इसका था 16, इसका भी कितना है 2, इसका कितना है 32,
एक के मास को तुम क्या कर दो, फिक्स कर दो, फिक्स हो गया, इसका मास 2 चेंज नहीं है। अब इनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, इनका रेशो क्या था 16:32, मतलब 1:2। अब दोबारा सुन लो, जब भी दो एलिमेंट कंबाइंड होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें अगर मैं एक के मास को फिक्स कर दूं तो दूसरे का मास क्या आएगा, हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। सिंपल होल नंबर रेशो में देखो आ भी गया। और एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें तो चलो और एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें। देखो तुम एग्जाम्पल, तो ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या थी हमारे पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसी थी। हमने यहां पर लिया आपका, एक लिया मैंने N2O, एक लिया यहां पर मैंने NO, एक लिया N2O2, N2O3, एक लिया आपका N2O4, एक लिया हमने N2O5। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 5 ऑक्साइड बनते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैं अगर मास ऑफ नाइट्रोजन देखूं कितना था बेटा, यहां पर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना था, मास ऑफ नाइट्रोजन था यहां पर एक का 14, दो का कितना हो गया 28, इसमें 14, इसमें कितना हो गया 28, यहां पर 28, यहां पर 28। क्लियर। अब मैं यहां पर देखूं मास ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो क्या ये मास फिक्स है इसका, क्या मास यहां पर फिक्स है, देखो ये 28 है, बट ये क्या है आपका, ये है आपका 14। चलो पहले मास ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। हम बात करें मास ऑफ ऑक्सीजन, दिख रहा होगा तुम्हें मास ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कितना था 1 था, 1 का मास कितना होता है बेटा, 1 का मास 16 होता है। अब इसमें देखो कितना था, यहां पर आपका कितना हो गया, ये भी 16 था, ये कितना था 16 इंटू ये था आपका 3 इंटू 16 कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ। तो मैं लिख दे रहा हूं 3 इंटू 16, ठीक है। यहाँ कितना था बेटा 4 इंटू 16, यहाँ कितना था 5 इंटू 16, यही तो था बेटा। कोई अभी तक कोई दिक्कत तुम्हें, कोई परेशानी नहीं ना, बहुत अच्छी बात। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा कि अगर मैं किसी एक का मास, दोनों में से किसी एक का मास को फिक्स कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो दूसरे का क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशो। देखो ये सब 28 है, मैं इसको भी 28 कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 16। अब ये मास क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया सबका, 28। तो यहां पर देखो, यहां रेशो क्या आ गया, एक था 16, दूसरा क्या था आपका, दूसरा था 2 इंटू 16, तीसरा क्या था बेटा 3 इंटू 16, फोर्थ क्या था 4 इंटू 16, और 5 क्या था 5 इंटू 16। तो इसका जो रेशो आया वो क्या आया, 1:2, 2:2, 3:2, 4:5, क्या आया, सिंपल होल नंबर रेशो। आ गई बात समझ में कि जब भी दो एलिमेंट कंबाइंड होंगे और कंबाइंड होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, उसमें मैं अगर एक के मास को फिक्स कर दूं, बिल्कुल कांस्टेंट रखूं, सेम रखूं, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा। आ गई बात समझ में, शाबाश, कॉपी करो इसको, नेक्स्ट लो डिस्कस करते हैं फिर। बेटा ये क्वेश्चन देख लो अब जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी तुम्हारे समझ में आ जाएगा। देखो, इन कंपाउंड ए 1 ग्राम नाइट्रोजन यूनाइट्स विद 0.57 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। कंपाउंड ए में 1 ग्राम नाइट्रोजन 0.57 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। इन कंपाउंड बी 2 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 2.24 ग्राम ऑक्सीजन। इन कंपाउंड सी 3 ग्राम नाइट्रोजन कंबाइंड विद 5.11 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। दीज रिजल्ट ओबे, पूछा जा रहा है कि ये कौन से लॉ को ओबे कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, हम एक ही बात कर रहे हैं। इन कंपाउंड ए क्या देखा मैंने, 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने से कंबाइन कर रहा है बेटा, कर रहा है, क्लियर, इतना ऑक्सीजन, इतना ग्राम ऑक्सीजन। इन कंपाउंड बी में देखो बेटा 2 ग्राम नाइट्रोजन कितने से कर रहा है बेटा, 2.24 ग्राम
ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम कितने से करेगा? जब 2 ग्राम इतने से कर रहा है तो 1 ग्राम कितने से करेगा, जल्दी बताओ। 1 ग्राम करेगा आपका 2.24 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया बेटा? 2.24 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 1.12 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। इन कंपाउंड 3, इन कंपाउंड सी में देखो, ध्यान से देखो, सी में क्या कहा गया? 3 ग्राम नाइट्रोजन कितने से कंबाइन कर रहा है? कंबाइंड विद 5.11 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम कितने से करेगा? 1 ग्राम नाइट्रोजन करेगा 5.11 अपॉन 3, 5.11 डिवाइडेड बाई 3 कितने से करेगा? ये करेगा 1.703 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ये क्यों करा मैंने? ये मैंने इसलिए करा कि मुझे इन सब का 1 किसी एक एलिमेंट का मास मुझे क्या करना था? कांस्टेंट करना था। तो मैंने इसमें क्या कर दिया? नाइट्रोजन का सबका 1 कर दिया। अब ऑक्सीजन देखो कितना आया, पहले में कितना आया? 0.57। दूसरे में कितना आया बेटा? ऑक्सीजन का दूसरे में आया 1.12। तीसरे में कितना आया? 1.73। ठीक है। तो इसको तुम इससे डिवाइड कर दोगे जब, तो कितना आ जाएगा? ये सबसे छोटा है ना, इसको डिवाइड कर दो सबसे, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया? सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया ना। अगर इन सब का 1 ग्राम है तो इनका रेशियो क्या आया? ऑक्सीजन का सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। आगे बात समझ में, क्या रेशियो आ गया? ध्यान से देख लो। अगर इन सबको तुम डिवाइड कर दो 0.57, 0.57, 0.57, तो ये 1:2:3। तो रेशियो क्या आ गया? सिंपल होल नंबर रेशियो। इसीलिए किसको कर रहा है बेटा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर 1 ग्राम दोनों में, सब में, इसमें अगर 1 ग्राम इतना कर रहा है और यहां पर भी 1 ग्राम की वैल्यू इतनी आती, यहां पर भी 1 ग्राम की वैल्यू इतनी आती, तो ये क्या होता? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। क्लियर है? कॉपी करो इसको बेटा। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। पहले स्टेटमेंट सुन लो इसका, उसके बाद देखना बेटा क्या कहता है ये। इट स्टेट दैट व्हेन 2 different elements combined with same mass of third element, when 2 different elements combined with same mass of third element, the ratio in which they do so must be same or simple multiple of the ratio in which they combined with each other। कुछ बात समझ में आई या ऊपर से गई? सारी ऊपर से गई ना? पता था, मुझे पता था। अब सुन लो ध्यान से क्या कहा गया। When 2 different element combined with same mass of third element, जब 2 different element same mass of third element से combined होंगे तो उनका रेशियो होगा the ratio in which they do so must be same or simple multiple of the ratio in which they combined with each other। ध्यान से देखो, मेरे पास यहां पर क्या है? H2 है और मेरे पास यहां पर है सल्फर। ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? H2S। मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, मेरे पास यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या बनाते हैं? H2O। इसको बैलेंस कर दो, हाफ कर दो। सबसे पहली बात, 2 अलग एलिमेंट कंबाइंड हो रहे हैं तीसरे एलिमेंट के साथ, और वो भी कैसा? उसका मास सेम। यहाँ पर कितना था इसका? 2U, इसका भी कितना था? 2U। बात समझ में आई?
आई या नहीं आई? दोबारा सुनो, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड विद सेम मास है ना, कंबाइंड विद सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, द रेशो, अब इसको छोड़ दो, द रेशो इन विच दे डू सो, इसका मास कितना था 32, इसका कितना था 16, कितना था 32 और 16, अब इनका रेशो क्या आएगा बेटा, मास ऑफ सल्फर और मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या रेशो आ गया बेटा, ये आया तुम्हारा 2/16, कितना आ गया 2 आ गया या नहीं आ गया, 2 आ गया ना, ठीक है। तो द रेशो इन विच दे डू सो मस्ट बी सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइंड विथ ईच अदर। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा, ये सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड में देखो बेटा, इसका कितना है, सल्फर है ना, सल्फर का मास कितना था 32 और ऑक्सीजन का मास कितना था, एक का 16, दो का 32, दो का कितना हो गया 32। आई बात समझ में या नहीं आई? यहां पर भी कितना था, ये 32 था, यहां पर भी कितना था 32 था, क्लियर। इसमें कितना था आपका, ये था कितना, इसका 32, इसका कितना, ये 232, ये आपका 216, सेम मास था ये। इतना क्लियर हुआ? दोबारा सुनो ध्यान से, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड विद सेम मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ठीक है, द रेशो इन विच दे डू सो। अब इनका जो रेशो होगा वो या तो सेम होगा या मल्टीपल होगा, किसके, जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करे तो यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो कितना आ गया, इन, हम बात कर रहे थे इन SO2, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो कितना आ गया बेटा 32/32, कितना आ गया 1। और जब ये दोनों इससे कंबाइन करे थे H2O से, तो इनका रेशियो कितना था आपका, कितना था 2 था। तो क्या हो गया देखो, ये SO2 S/O, ये रब कर दें स्टेटमेंट रब करते हैं बेटा, स्टेटमेंट रब कर देते हैं जरा। देखो ध्यान से, यहां पर हमने क्या देखा, जो हमारे पास NSO2 था वो कितना था, सल्फर ऑक्सीजन कितना था, ये था तुम्हारे पास 32/32। अब हम बात कर रहे हैं किसमें, जब ये कंबाइंड हुए थे, सल्फर एंड ऑक्सीजन, रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन किसमें, इन टू डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। तो यहां सल्फर का कितना था बेटा 32 और ये कितना था आपका 16 था, ठीक है बेटा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ये कितना हो गया 2, तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या है, ये इसका सिंपल मल्टीपल है ना। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 × 1 ही तो है ये क्या है, इसका क्या रहा है 2 × 1, ये जस्ट इसका क्या रहा है 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये लॉ यही कहता है, आई बात समझ में, कि जब भी दो डिफरेंट एलिमेंट किसी सेम मास से कंबाइंड करेंगे तो उनमें, तो इन दोनों में जो इनका रेशियो होगा, अब ये अगर आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में कंबाइन करें, तो ये जो रेशियो होगा ना, वो इसका या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? कॉपी करो और एग्जाम्पल देते हैं तुम्हें। देखो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां मेरे पास कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये इससे भी रिएक्ट करके CO2 बनाया और ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाया, CH4 बनाया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत तुम्हें? और ये आपस में भी रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं H2O। ये ट्रायंगल आया समझ में या नहीं आया? कार्बन को यहाँ पर लिया मैंने, कार्बन इससे कंबाइंड होकर CO2 बनाएगा, कार्बन इससे कंबाइंड होकर CH4 बनाएगा। अब तुम CO2 में देखो जरा, हम अगर CO2 में देखें, कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 32। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई नहीं। अब CH4 में देखो, कार्बन का मास कितना है 12, इसका कितना है 4, सेम मास है ना ये। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब तुम देखो H2O में जरा, H2O में बेटा, H2O में देखो हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास है 2 और ऑक्सीजन का कितना है बेटा, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन का है 16। तो कितना हो गया ये आपका हो गया
ऑक्सीजन अपॉन हाइड्रोजन कितना हो गया ये 16/2 मतलब कितना हुआ बेटा 16/2 कितना हो गया 16/2 हो गया 8। क्लियर हो गया यहां तक बात। इसमें ये तो आया था रेशो। अब इन दोनों का अब इसमें देखो ऑक्सीजन और कार्बन का रेशो कितना आ रहा है तो वहां कितना आया था 8। तो इन CO2 इन H2O ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो कितना आया था बेटा यह आया था तुम्हारे पास 8 आया था। इन CO2 एंड CH4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कितना है ऑक्सीजन कितना है यहां पर इसमें बेटा ऑक्सीजन कितना है 32 इसमें कितना है 4 कितना आ गया बेटा ये आपका आ जाएगा 8। इसमें भी कितना आया आपका 8 आया उसमें भी कितना आया 8 आया। तो दोनों का रेशियो क्या होगा सेम होगा ना ये। तो ये लॉ यही तो कहता है। और कैसे बताऊं मैं कि जब कोई दो डिफरेंट एलिमेंट से किसी तीसरे एलिमेंट के सेम मास से कंबाइंड होंगे तो उनमें जो रेशियो होगा इन दोनों का और जब ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं उसमें जो रेशियो होगा या तो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल होगा। आ गई बात समझ में क्लियर है सेम आ गया 8:8 बहुत अच्छी बात है छाप लो इसको। एक एग्जांपल चलो तुम्हें और बता देते हैं। देखो ध्यान से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा कॉपर है मेरे पास कॉपर सल्फर से रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ठीक है। तो ये बनाता है CuS ये बनाता है Cu और ये बनाते हैं SO2। अब कॉपर का मास कितना है इसमें 63.5 इसमें भी कितना है 63.5 सेम है मुझे मतलब नहीं है। सल्फर का मास यहाँ कितना है बेटा सल्फर का मास है यहाँ 32 यहाँ कितना है सल्फर का मास 16। अब इसमें देखो सल्फर का कितना है सल्फर का 32 इसका कितना है 32। तो इसका जो रेशियो होगा इन दोनों का कितना हुआ 32/16 ठीक है इसका 32 इसका 16 और इसमें कितना है बेटा 32/32 क्लियर। तो ये कितना हो गया ये 2 हो गया ये कितना हो गया 1 तो ये इसका 2 टाइम्स हो गया ना। तो यही तो कहता है ये कि जब ये रेशियो जो होगा वो या तो डबल होगा या बराबर होगा किसके जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है सिंपल मल्टीपल होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई कोई दिक्कत तो नहीं बार बार देखो इसको 1000 बार देखो समझ में तुम्हारे आ जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लॉ डिस्कस करते हैं फिलहाल कॉपी करो उसको। तो अब हम बात करते हैं गे-लुसैक लॉ की। गे-लुसैक लॉ इसको समझ लो ध्यान से बहुत सिंपल सा लॉ है समझ में आ जाएगा बहुत सिंपल है। देखो इट स्टेट दैट whenever gases react together the volume of the reacting gases as well as the product if gas अगर प्रोडक्ट गैस है bear a simple whole number ratio providing all the volume are measured at similar condition। सुनो ध्यान से सपोज मेरे पास यहां पर H2 गैस है क्या है H2 गैस इसको रिएक्ट करवाया मैंने Cl2 गैस के साथ क्या बनेगा 2HCl बनेगा ना ये भी गैस है। गैस का वॉल्यूम कितना है V यूनिट वॉल्यूम है V यूनिट वॉल्यूम कितना है इसका 1 यूनिट V लिख दे रहा हूं चलो 1 यूनिट V। इसका भी कितना है एक ही तो इसका एक ही मोल तो है तो यहां पे कितना होगा 1 यूनिट V। इसका कितना है 2 है जितने अगर गैस है जितने मोल हैं वो लगा दो 2 यूनिट V ठीक है बेटा। तो रेशियो कितना आ गया ये बोल दिया गया कि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मेजर किया गया है तो कितना हो गया तुम्हारा ये 1:2 तो क्या आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया ना। बहुत सिंपल सा है सोचने की जरूरत भी नहीं है कि वॉल्यूम कितना लेना है तुम्हें V क्यों लिया मैंने क्यों यहाँ पर मोल 1 था यहाँ V क्यों लिया 1V क्योंकि मोल 1 था यहाँ कितना लिया 2V क्योंकि मोल 2 था। क्लियर। तो रेशियो क्या आ गया आपका रेशियो आपका आ गया 1:2। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर बेटा ये रब कर दें एक एग्जांपल और देखो तुम जरा। हमने यहाँ पर क्या लिया हमने यहाँ पर लिया N2 हमने यहाँ पर लिया H2 हमें क्या मिला NH3 ये सब क्या है गैसेस हैं। बैलेंस कर दो इसको गैसेस। तो देखो इसका कितना था 1V था इसका कितना था 3V था इसका कितना था
2v था, तो रेशो क्या आ गया 1:2, 3:2। तो सिंपल होल नंबर रेशो है ना, पॉइंट वगैरह में तो कुछ नहीं आया। तो ये लॉ यही कहता है आपका कि जब भी गैसेस रिएक्ट करेंगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी गैस होगा और टेम्परेचर और प्रेशर सबका सेम है, तो जो गैसेस का वॉल्यूम का रेशो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। सॉरी, सिंपल होल नंबर रेशो आएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? लिख लो इसको फटाफट। हाँ तो बेटा अब ये देखो, अवोगाड्रो लॉ बहुत सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। ये लॉ क्या कहता है बेटा? इट स्टेट दैट अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस contain same number of molecule, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मेरे पास यहां पर O2 है और O3 है, ठीक है बेटा, तो जितना मैंने आपसे कहा कि 10 लीटर O2 में अगर सपोज 10 की पावर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 10 की पावर 4, ये ऐसे लिख दो, 10 लीटर में अगर आपके पास 6.022 10 की पावर 6 मॉलिक्यूल्स हैं, मैं लिख रहा हूं सिर्फ ऐसे ही, तो इसमें कितने होंगे, इसमें 10 लीटर में कितने होंगे, सेम होंगे। आई बात समझ में? क्या कहा गया कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और तो सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, चाहे गैस कोई सी भी हो, गैस में कितने भी एटम हो। बात समझ में आ गई? अगर मेरे पास टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, O है और मेरे पास क्या है, H2O वेपर, तो अगर V वॉल्यूम में, अगर यहां पर सपोज 2 लीटर में ये X हैं, तो 2 लीटर में ये भी कितने होंगे, X होंगे। कब? जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो सेम वॉल्यूम कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल सा लॉ था। आगे की बात समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा, लिख लो इसको फटाफट। हाँ तो बेटा अब हम बात करते हैं डुलोंग-पेटिट्स लॉ। ये एक बहुत सिंपल सा लॉ है और इसकी हेल्प से आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखो, सिंपल से ये लॉ याद रखना, एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है वो आगे कभी पढ़ेंगे। फिलहाल कभी तुम्हें अगर स्पेसिफिक हीट गिवन है तो मतलब वो तुम्हें एटॉमिक मास के लिए गिवन है, तुम आराम से उससे एटॉमिक मास निकाल सकते हो। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो और ऐसे ही एटॉमिक मास निकालने का एक और तरीका है, अभी आहिस्ता आहिस्ता उसको डिस्कस करते हैं पूरा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवरेज मोलर मास क्या होता है। तो ध्यान से देखो, हेडिंग लिख लो, एवरेज मोलर मास। बेटा किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। अब अगर मेरे पास यहां पर एक मिक्सचर है, इसमें A है, इसमें क्या है, A B, सपोज 2 एलिमेंट है इसके अंदर, A और B। अब कहा जा रहा है इसका एवरेज मोलर मास कितना होगा। तो बेटा ध्यान से देख लो, M एवरेज कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सी बात है। M एवरेज गैसियस मिक्सचर की बात हो रही है, ये M एवरेज इज इक्वल टू, याद रखना गैसियस मिक्सचर के लिए अप्लाई होता है ये, M एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। ठीक है बेटा, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ अगर A और B है तो A का मास होगा, यहाँ पर B का मास होगा। मोल के टर्म से बात करोगे A के मोल्स होंगे, B के मोल्स होंगे। ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखो मोल्स क्या होता है। हमारे पास हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो होता है बेटा। तो गिवन मास क्या हो जाएगा, गिवन मास हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। गिवन मास यही तो हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। हमने आपसे कहा कि A और B है हमारे पास, तो एवरेज मोलर मास को ध्यान से देखो बेटा, एवरेज मोलर मास आपका हो जाएगा किसका, यहां पर आपका होगा टोटल मास, मतलब मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B। यहां क्या होगा आपका मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B
अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, क्योंकि मिक्सचर हम बात किसी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ ए और बी है। अब मास ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, मोल्स ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी, क्योंकि हमें पता है गिवन मास क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास। तो ये आपका हो गया मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अब बेटा इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर देखो, मैं अगर इसको ऐसे लिख देता हूँ बेटा, एम एवरेज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ बी। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। तो याद रखना एवरेज मास निकालने का मेन फॉर्मूला ये था, फिर उसको यूज करके हमने मोल के टर्म्स में कर लिया, उसको हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में कर लिया। सिंपल सी बात है बेटा, लिख लो इसको, अभी इस पे एक आध न्यूमेरिकल तुमको करवा देंगे, छाप लो उसको फटाफट। आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपॉन 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, अपॉन टोटल मोल ऑफ मिक्सचर। ठीक है, दो कंपोनेंट थे, मास ऑफ ए मास ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी। मास क्या होता है, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। फिर मैंने इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास आ गया एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं, शाबाश। अब लिख लो तुम इसको, कहानी को आगे बढ़ाएं थोड़ा सा, और कहानी को आगे बढ़ा के हमने ये देखा, अब हम बात करने वाले हैं बेटा कि वेपर डेंसिटी क्या होता है। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देख लो बेटा। वेपर डेंसिटी आपका होता है डेंसिटी ऑफ गैस जिसकी हम बात कर रहे हैं अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालना किसी भी, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। क्लियर। अब ध्यान से देखो बेटा, डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ये जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहां ड्राइव भी करेंगे। अभी याद रखो डेंसिटी इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। पी क्या है, प्रेशर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, और एम क्या है, मोलर मास। तो अब हमें वेपर डेंसिटी अगर निकालनी है यहाँ पर, तो हम क्या रखेंगे ऊपर, डेंसिटी ऑफ गैस, तो प्रेशर इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन आर अपॉन टी। यहाँ पे क्या करोगे, प्रेशर मोलर मास ऑफ H2 आर अपॉन टी, आर अपॉन ये आर टी से आर टी गया, प्रेशर से प्रेशर गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं किस पे, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का क्या होता है, सेम लेते हैं। तो आर भी कांस्टेंट था, टी भी दोनों में कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है। तो जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे मिला ना, वो क्या मिला, वो मुझे मिला मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ H2, यानी कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। तो याद रखना, अगर तुम्हें किसी भी वेपर की डेंसिटी गिवन है, मतलब तुम उसकी हेल्प से मोलर मास निकाल सकते हो गैस का या उस मेटल का, अगर वो वेपराइज हो गया तो। क्लियर है। तो वेपर डेंसिटी गिवन ही क्यों होती है, मोलर मास निकालने के लिए। तो याद रखना मोलर मास इक्वल टू वेपर डेंसिटी बाई इंटू 2। और अगर हम बात करते हैं मिक्सचर के लिए, हम अगर गैसियर मिक्सचर के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम एवरेज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी एवरेज। तो हम वेपर डेंसिटी एवरेज लेंगे, मतलब वेपर डेंसिटी एवरेज गिवन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मोलर मास आ जाएगा। आगे बात समझ में, लिखो फटाफट ये। बेटा ये क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 गैस इज दिस। तो वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है बेटा मुझे, वेपर डेंसिटी मिक्सचर या वेपर डेंसिटी एवरेज कितना गिवन है मुझे, ये गिवन है 34.5।
अब क्या कहा गया तुमसे, कहा गया कि एवरेज मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तुम जानते हो कि वेपर डेंसिटी एवरेज हो या मिक्सचर की हो, क्या होती है? मोलर मास ऑफ एवरेज मोलर मास अपॉन 2। तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, मतलब एवरेज वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 34.5। सॉल्व कर लो और लिख दो। क्लियर? छापो फटाफट इसको। हाँ तो बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें क्या कहा गया, करके दिखाओ क्वेश्चन खुद। द वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ NO2 एंड N2O4 गैस इज दिस। तो वेपर डेंसिटी कितनी गिवन है? ये तो नहीं चल रहा, तो देखो ध्यान से, वेपर डेंसिटी हमें कितनी गिवन है बेटा? वेपर डेंसिटी गिवन है 27.6। किसकी है? मिक्सचर की है। मतलब एवरेज वेपर डेंसिटी। आ गई बात समझ में या नहीं आई? आ गई ना? आनी चाहिए बेटा। और इसके बाद क्या कहा गया कि तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है कि तुम्हारे पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें NO2 है और N2O4 है, और तुम जानते हो अभी तुम्हें लिखवाया था। अब तुम इसकी हेल्प से पहले क्या निकाल लोगे? मोलर मास निकाल लोगे। एवरेज मोलर मास क्या होगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू 27.6 कितना आ गया बेटा? 2 इंटू 27.6, जल्दी बताओ। 2 इंटू 27.6 कितना आया? 55.2। इतना ही आया होगा बेटा। कितना आया? 55.2। तो ये क्या आ गया? एवरेज मोलर मास। पहले मैंने क्या कर लिया? एवरेज मोलर मास निकाल लिया। अब तुम जानते हो बेटा एवरेज मोलर मास क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इंटू मोलर मास ऑफ NO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इंटू मोलर मास ऑफ N2O4। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब देखो यहां पर सिर्फ दो ही तो थे, यहाँ पर तुम्हारे पास NO2 और N2O4 था, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 1 होगा या नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ से मैं अगर बेटा यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 निकाल लूँ, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। तो एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इंटू मोलर मास ऑफ NO2 प्लस मोलर मास ऑफ N2O4। मोल फ्रैक्शन की जगह क्या रख दो? 1 माइनस NO2। अब ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितनी थी? 55.2। ये हमें निकालना था, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू कितनी थी तुम्हारी? इसकी वैल्यू थी, निकालो इसका मोलर मास कितना आएगा? आई थिंक 46 आएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 46 इंटू 46 NO2 हो गया। ये क्या हो गया? 46 मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। लिखने में गलती हो रही है बार बार। प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसका मोलर मास N2O4 का मोलर मास कितना हो गया? जल्दी बताओ, कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्या फायदा गलती हो जाए। $92 कितना आ गया बेटा? इसका आ गया बेटा कितना? यहाँ पर आ गया ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 92 आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 92 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 आ गया। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई डाउट तो नहीं? अब तुम्हें क्या करना है, जब इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 92 माइनस 55.2 कितना आ गया? 36.8। ये आ गया तुम्हारे पास माइनस 36.8, और 46 माइनस 92, यहाँ 92 माइनस 46 कितना आ गया? 46 माइनस 46 NO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, माइनस से तो गया माइनस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कैलकुलेशन सिंपल है। लिख लो, ये डस्टर का आ गया हमारा। क्वेश्चन रब करते हैं, ऊपर करते हैं इसको। अब हमें निकालना क्या था? मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36.8 अपॉन
46, तो 36.8 अपॉन 46, 36.8 डिवाइडेड बाई 46 कितना आ गया 0.8। बहुत स्लो क्वेश्चन करवाया है मैंने, समझ में तुम्हारे आ गया होगा। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 था, याद रखना, मल्टीप्लाई नहीं था, ये x था मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात? मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, जितने लॉ तुम्हें लगवाएं सब समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करके पूछ लो, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। और अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कब करोगे सब्सक्राइब? करो सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा, बहुत मेहनत हो रही है तुम्हारे लिए, तुम्हें अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिल रही है अच्छे कंटेंट के साथ, समझ रहे हो? बस इसको पढ़ते रहो, तुम्हारा बेड़ा पार है। क्लियर? तो मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।